साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी लेखपाल की जो परीक्षा भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे यह यूथ पब्लिकेशन के द्वारा 15 सेटों का एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि जलधि में कौन सा समास है। तो जलधि में जो है आपका तत्पुरुष समास है। जलधि का यदि विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जल को धारण किया हुआ। इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है और दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह लुप्त हो जाए वहां पर तत्पुरुष समास होता है। दूसरा, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। पद्म आसन है जिसका, अर्थात पद्मासन मतलब ये सरस्वती जी को इंगित कर रहा है। और यहाँ पे बहुब्रीहि समास है, तो ये यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सरस्वती। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, क्रोध का पर्यायवाची जो है आपका अमरस हो जाएगा। क्या होगा, अमरस हो जाएगा। जबकि वैमनस्य का शत्रुता होगा, भीति का डर होगा, संताप का दुख होगा। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो इसमें छानबीन जो है इसका समानार्थी शब्द है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य समानार्थी शब्दों में डुबकी लगाना, चिंतन, मनन, मंथन, अन्वेषण इत्यादि हैं। उक्त शब्द का विलोम क्या होगा, उक्त का विलोम अनुक्त हो जाएगा। क्या होगा, अनुक्त हो जाएगा। जबकि उपयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। पूर्ववर्ती का विलोम क्या हो जाएगा, परवर्ती होगा। पूर्ववर्ती का परवर्ती, जबकि पूर्वज का विलोम अग्रज होता है। अगला है इनमें से एक शब्द तद्भव है। कौन सा तद्भव है, तो कपास जो है तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, कर पाश होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, कौन सा सही है। तो इसमें देखिए पर्यंक तत्सम है, इसका तद्भव पलंग होता है, ये सही है। जबकि अन्य जो है सही नहीं, जैसे शक्तु का सत्य नहीं होता है बल्कि शत्तु होता है। इसी प्रकार से सत्य क्या तत्सम है, इसका तद्भव सच होता है। घोटक तत्सम है, इसका तद्भव घड़ा नहीं घोड़ा होता है। और घड़ा का तत्सम क्या होता है, घट होता है। आगे चलते हैं। भूधर्व का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद भू धन उधर्व हो जाएगा। और इसमें दीर्घ स्वर संधि है, नीरस में संधि का प्रकार क्या है। देखिए नीरस में विसर्ग संधि है। कौन सी है, विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह धन रस हो जाएगा, नीरस। आगे देखते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित, उसे अप्रत्याशित कहेंगे। आगे चलते हैं। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। जबकि जो किसी के गुण दोषों की आलोचना करता हो उसे आलोचक कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अंधा बांटे रेवड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अपनों को लाभ पहुंचाना। चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज्ज होना होता है। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आप इसमें ए ऑप्शन देखिए, हम लोग आपका आभार मानते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए, हम आपका आभार मानते हैं। लोग का प्रयोग निरर्थक है। जिस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है वो कौन सा है, तो इसमें देखिए वर्तनी बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, इसमें आशीर्वाद की जो वर्तनी है वो सही नहीं है। शा पे बड़ी की मात्रा होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो संचालक जो है पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, संचालिका होगा। जबकि अन्य भवदिया, साध्वी, डिबिया ये सभी स्त्रीलिंग है। आगे देखते हैं। हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। तो ये सदैव एक वचन रहने वाला शब्द है। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा, तो दूध रेखांकित है, तो इसमें कर्म कारक है। देखिए कर्म कारक क्या होता है, वह कारक जो क्रिया से प्रभावित होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो अक्षुण ए ऑप्शन ये सही है। इन नामों में किसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो मैथिली शरणगुप्त ये सही नहीं लिखा है, क्योंकि मैथिली होता है, था पे छोटी की मात्रा होता है, मैथिली शरणगुप्त होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। गो का मतलब गाय, नदी, इंद्रिय ये सभी होता है, परंतु गज नहीं होता है।
गो का मतलब अन्य मतलबों में माता, वाणी, पृथ्वी, चंद्रमा, घोड़ा, गोदावरी, ये सभी होते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और उसके आधार पर प्रश्नों को हल करना है। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का एक आशय और लक्ष्य है। आशय की खोज हमारा दायित्व है और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेषाधिकार है। इस प्रकार दर्शन जो कि आशय को उद्घाटित करने की कोशिश करता है और जहाँ तक उसे इसमें सफलता मिलती है वह इस लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर आखिर यह लक्ष्य क्या है? इस अर्थ में यथार्थ की प्राप्ति वह है जिसमें पा लेना केवल जानना नहीं है बल्कि उसी का अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में बाधा क्या है? बाधाएं कई हैं, पर इनमें प्रमुख है अज्ञान। अशिक्षित आत्मा नहीं है, अशिक्षित आत्मा नहीं है, यहाँ तक कि यथार्थ संसार भी नहीं है। यह दर्शन ही है जो उसे शिक्षित करता है और अपनी शिक्षा से उसे उस अज्ञान से मुक्ति दिलाता है जो यथार्थ दर्शन नहीं होने देता। इस प्रकार एक दार्शनिक होना एक बौद्धिक अनुगमन करना नहीं है बल्कि एक शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना है, क्योंकि सत्य की खोज में लगे हुए सभी दार्शनिक को अपने जीवन को इस प्रकार आचारित करना पड़ता है ताकि उस यथार्थ से एकाकार हो जाए जिसे वह खोज रहा है। वास्तव में यही जीवन का एकमात्र सही मार्ग है और सभी दार्शनिकों को इसका पालन करना होता है। और दार्शनिक ही नहीं बल्कि सभी मनुष्यों को, क्योंकि सभी मनुष्यों के दायित्व और नियत एक ही है। उपरोक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक चुनिए, क्या होगा? भारतीय दर्शन और जीवन। उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण क्या होगा? तो डी ऑप्शन पढ़िए। भारतीय दर्शन जीवन के लक्ष्य की खोज करके उसे पाने की प्रक्रिया भी बताता है। लक्ष्य को पा लेना उसे केवल जानना नहीं बल्कि उसका अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में प्रमुख बाधा है अज्ञान, जिसे दर्शन ही दूर कर सकता है। इस प्रकार दार्शनिक को स्वयं अनुशासित होना पड़ता है ताकि वह यथार्थ से एकाकार हो जाए। इस नाते अनुशासित आचरण का पालन सभी मनुष्यों को करना होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। अगला है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि यथार्थ की प्राप्ति में प्रमुख बाधा क्या है? तो अज्ञान ही प्रमुख बाधा है। अगला प्रश्न, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो यह पूर्वी हिस्से से संबंधित रहा है। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जो कि गोपाल का पुत्र था, और धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से समझौता किया? तो जहांगीर ने किया था। देखिए, महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। जहांगीर द्वारा कराए गए कई आक्रमण में वे विफल हुए, हार गए। अंत में खुर्रम अर्थात शाहजहां ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और अमर सिंह ने हारकर जहांगीर से अपमानजनक संधि कर ली, और ये मेवाड़ के अंतिम शासक थे। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो रामानंद को जाता है। गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। आगे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये जो है मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का शासक था, और ये हैदर अली का पुत्र था, जो 1782 में अंग्रेजों के से युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद जो टीपू सुल्तान था मैसूर का शासक बना था। और टीपू की मृत्यु जो है 4 मई 1799 को हो गई थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ है, शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? देखिए, अंडमान निकोबार में कहें तो 572 द्वीप समूह है, और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, और निकोबार द्वीप समूह में कुल आपके 22 द्वीप हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अंडा और चिकन के उत्पादन संबंधित है। वह नदी कौन सी जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, बल्कि यह दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकस ताल से यह उद्गमित होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा या मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपकी जो दक्कन के पठार है, दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में यह पाई जाती है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में मुख्य रूप से यह पाई जाती है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात, सी ऑप्शन। कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित यह एक परमाणु नाभिकीय परियोजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी, और यह योजना प्रारंभ की गई है रूस के सहयोग से। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की। किस प्रकार के? विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की इन्होंने वकालत की थी तथा कुटीर उद्योगों पर जोर दिया था। शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न के हिसाब से शून्यकाल का अर्थ इसमें कहीं नहीं दिया गया है, पर शून्यकाल से संबंधित क्या है? शून्यकाल में जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाता है तो वो आपका शून्यकाल में उठाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी शून्यकाल की एक्चुअल परिभाषा नहीं दे रहा है। शून्यकाल होता क्या है? ये
दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। और शून्यकाल भारतीय संसद की एक मतलब नवाचार या इनोवेटिव देन है। अगला है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया। 1974 से लेकर के 79 ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में। इस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो हर्ट्ज है, हर्ट्ज में नापते हैं। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है विभवांतर के प्रतिशतता अनुपातिक। देखिए, ओम का जो नियम है, धारा और विभवांतर के बीच जो नियम कार्य करता है वो ओम के आधार पर करता है। ओम का जो नियम है वो कहता है कि स्थिर ताप पर किसी चालक पर प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। आगे देखते हैं, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन गैस। वह जो रक्त में नहीं पाया जाता है, तो क्रोमियम जो है ये रक्त में नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, ये आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लाई ऐश क्या है? ये ऐश के राख के लघु टुकड़े होते हैं, राख के लघु टुकड़े होते हैं जिसमें सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जलीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है क्या? पोंगल, तमिलनाडु का जो परंपरागत तमिलनाडु का जो त्यौहार है पोंगल त्यौहार, इससे जलीकट्टू नामक परंपरागत खेल जुड़ा हुआ है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिकेटर युवराज सिंह हैं। 17 से 18 सितंबर 2021 के बीच पोषक हितधारक महासम्मेलन 3.0 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। कहां पर? हैदराबाद में किया गया, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तो इस महासम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया। आगे चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 26 से 29 सितंबर 2021 के बीच विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कोलकाता की पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया। ठीक है, और इस महोत्सव का आयोजन 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर किया गया। 20 से 23 सितंबर 2021 को विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसका विषय क्या था? शेपिंग द इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में होता है? सतपथ ब्राह्मण में। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? 26 मई 2015 को। पूषा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो टमाटर की ये उन्नत किस्म है। इसके टमाटर की अन्य किस्मों में पूषा गौरव, अर्का सौरव, सोनाली, रश्मि, अविनाश इत्यादि है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? तो 83.3 करोड़ अर्थात 68.89%। तो शहरी आबादी कितनी है? 37.7 करोड़ अर्थात 31.16%। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो पीत क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। दूसरे नंबर पर चीन है। और भारत में कौन सा राज्य प्रथम है? तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? कोशवानी नामक वेबसाइट तैयार की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन 32 रुपए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो गन्ना है। नाबार्ड एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, वह क्या है? एक बैंक है। ठीक है, तो यह एक बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। निम्नलिखित में से कौन सी एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश या सिफारिशें हैं? तो इसमें पहला है, गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए, सही है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक मान्यता, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन, ये भी सही है। सभी के सभी इसमें सही है, डी ऑप्शन। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ये आपका राज्य सूची से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3। आर्टिकल 243 डी या घा के खंड 3 के अनुसार। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस योजना में आर्थिक अधिक तीव्र, पोषणीय तथा अधिक समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 तक चलती है, और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना रही है भारत की। क्वेश्चन नंबर 91,
भारत की योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चूंकि प्रधानमंत्री होते हैं तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? बांस को। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है? बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? कुल 20 हैं। डी ऑप्शन। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित है, परंतु परिवार नियोजन इससे संबंधित नहीं है। देखिए, समन्वित बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास योजना 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। यह परियोजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में 1975 में शुरू की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आते हैं, जबकि परिवार नियोजन इसके अंतर्गत नहीं आता है। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ कब किया गया या किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था सितंबर 1948 में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के बाद जो है 1952 में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? नीचे दिए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। कृषि उत्पादन बढ़ाना सही है। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, यह भी सही है। भूमि प्रबंधन का सुधार करना, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी? तो 15 जिलों में। कितने? 15 जिलों में। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो ये जो है 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया था, ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।